साथियों, आपने पढ़ा कि गोल्जी गाय के संगठन, गोल्जी गाय किन किन पदार्थों से मिलकर बना रहता है। हमने आपके लिए बताया था कि 40-60% इसमें प्रोटीन होती है और 40% लिपिड होता है और इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है। ये सामान्य अनुमान है, ध्यान रखनी है। यहाँ इसमें थोड़ा बढ़ भी सकता है या कम भी हो सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट भी इसमें रहती है। अब हम देखेंगे कि प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है, एंजाइम के रूप में। और एंजाइम कौन कौन से? थायमिन पायरोफॉस्फेट, एसिड फॉस्फेटेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, एनएडी, साइटोक्रोम बी रिडक्टेज। अब नंबर 5 पर है न्यूक्लियोसाइडेज। न्यूक्लियोसाइडेज नंबर 6 ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज। ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज 3 टाइप का है, सीएमपी न्यूरामिनिडेज एसिड, यूडीपी गैलेक्टोज, और नंबर 3 पर है यूडीपी एसिटाइल ग्लूकोज एमीन। ध्यान रखें। अब हम लिपिड भी देख रहे हैं कि लिपिड में लेसिथिन है, स्पिंजोमाइसिन माइलिन है और फॉस्फेटाइडल कोलिन है। 3 है इसमें। और अब हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्यूकोज, फ्यूकोज के अलावा सियालिक अम्ल, सियालिक अम्ल। तो फ्यूकोज हो गया, सियालिक अम्ल हो गया, और एक है ग्लूकोज एमीन। ग्लूकोज एमीन। आप इसे एसीटल भी बोल सकते हैं, एसीटल, एसीटिल ग्लूकोज एमीन। तो एसीटिल ग्लूकोज एमीन। तो ये इसमें कार्बोहाइड्रेट रहती है, ध्यान रखनी। सियालिक, फ्यूकोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, एसीटिल ग्लूकोज एमीन। तो ये सारे घटक हैं। ये सारे घटक कहाँ रहेंगे? गोल्जी कायन के द्वारा बनी रहती है। ये सारे घटक इसमें पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे गोल्जी के कार्य। तो कार्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे। नंबर 1, वर्णक संश्लेषण। तो ये वर्णक संश्लेषण का कार्य भी गोल्जी काय करती है। तो वर्णक जैसे मुर्गी की रेटिनल कोशिकाएं, मुर्गी की रेटिनल कोशिकाएं और सैलामेंडर की ऊसाइट कोशिकाएं। इनमें क्या होगा? वर्णकों का संश्लेषण करने का कार्य किया जाएगा गोल्जी काय के द्वारा। तो वर्णक संश्लेषण होगा, ध्यान रखें। नंबर 2, गोल्जी काय संसाधन
गोल्जी काय संसाधन का कार्य करेगी। संसाधन से मतलब है प्रोसेसिंग। जैसे ये प्रो इंसुलिन है जो कि निष्क्रिय रूप में पाया जा रहा है, तो इसे सक्रिय रूप में बदलने के लिए इससे कुछ घटक अलग होगा। मान लो ये भाग इससे अलग हो जाए तो ये इस रूप में आ जाएगा जो कि इसका सक्रिय रूप है। तो ये सक्रिय रूप आ गया इसका इंसुलिन का। तो प्रोसेसिंग से मतलब है या तो कुछ घटक उसमें जुड़ जाएं, कुछ अमीनो अम्ल, या कुछ अमीनो अम्ल हट जाएं। तो यहां हटने का कार्य हुआ है, ये भाग हट गया है अलग, तो निश्चित रूप से यहां सक्रिय इंसुलिन प्राप्त होगा आपको। इंसुलिन, तो इंसुलिन सक्रिय रूप में प्राप्त होता है, जबकि ये क्या था, प्रो इंसुलिन था। नंबर 3 पर हम देखेंगे कि ये एक कोशिकीय प्राणियों में जल संतुलन तो एक कोशिकीय प्राणियों में जो गोल्जिका है वो जल संतुलन से जुड़ी रहती है। जैसे हम अमीबा की बात करें तो उनमें क्या करेगा, ये जल संतुलन से संबंधित कार्य किया जाएगा। तो ये 3 कार्य हो गए, वर्णक संश्लेषण, संसाधन, प्रो इंसुलिन जो कि निष्क्रिय रूप है उसमें से कुछ भाग हटा दिया जाएगा गोल्जिका के द्वारा, उसे सक्रिय रूप में बदल दिया जाएगा, तो सक्रिय इंसुलिन प्राप्त होगा जो कि ये सक्रिय इंसुलिन है। सक्रिय इंसुलिन है, ध्यान रखनी है, ये निष्क्रिय रूप था प्रो इंसुलिन। तो इस निष्क्रिय रूप से क्या हो गया, सक्रिय रूप बदल गया, इससे कुछ भाग हटा दिया गया। नंबर 4, कोशिका भित्ति निर्माण। कोशिका भित्ति निर्माण, तो विद्यार्थियों आप जानते हैं जो कोश का विभाजन होता है, आप जानते हैं कोश का भित्ति हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। कोश का भित्ति किसकी बनी होती है, पैक्टिन और हेमीसेलुलोज। तो गोल्जी काय की जो वेसिकल होती हैं, गोल्जी काय की वेसिकल में क्या भरा रहता है, पैक्टिन और हेमीसेलुलोज। कोश का विभाजन की जो टीलोफेज अवस्था होती है, कोश का विभाजन की जब टीलोफेज अवस्था होती है, आप जानते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। तो एनाफेज में यहां
मध्य पटलिका जो कोशिका प्लेट बनेगी, एनाफेज में क्या आ गई, कोशिका प्लेट, ये से सेल प्लेट कहते हैं। तो एनाफेज में बनेगी ये सेल प्लेट, और टीलोफेज में ध्यान रखनी है, एनाफेज में तो यहां पर कुछ वेसिकल इकट्ठी हो जाएंगी जिनमें भरा हुआ है क्या, पैक्टिन, और पैक्टिन से क्या बन जाएगी, यहां पर कोशिका प्लेट बन जाएगी। एनाफेज अवस्था में कोशिका विभाजन की, एनाफेज अवस्था में क्या होगा, कोशिका प्लेट बनेगी, किसके द्वारा, पैक्टिन और हेमीसेलुलोज से भरी हुई वेसिकल जमा होने लगेंगी, जिससे कोश, आप जानते हैं पादप कोशिका में जब कोशिका विभाजन होता है वो कोशिका प्लेट से होता है, जबकि जंतु कोशिका में दरार के द्वारा होता है, फरो जैसे बोलते हैं। तो यहाँ जो कोशिका प्लेट होगी वो किसकी बनी होगी, वेसिकल की, और वेसिकल में क्या भरा हुआ होगा, पैक्टिन और हेमीसेलुलोज, जिससे टीलोफेज अवस्था में ये क्या बन जाएगी, इससे कोशिका भित्ति बन जाएगी और दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा, 1 और 2। तो इसका मतलब है कोशिका भित्ति निर्माण में भी गोल्जी काय का रोल रहता है। एक्रोसोम निर्माण, एक्रोसोम निर्माण, एक्रोसोम का निर्माण आप जानते हैं, जो शुक्राणु होता है उसके शीर्ष भाग पर कोशिका झिल्ली के जस्ट नीचे एक्रोसोम होता है जो कि गोल्जी काय का बना होता है, और गोल्जी काय की ये क्या होती है, वास्तव में वेसिकल होती है। आप जानते हैं गोल्जी काय के 3 भाग होते हैं, रेक्टिका, सिस्टर्नी और वेसिकल। तो वेसिकल की ये एक्रोसोम बनता है, तो वेसिकल ही क्या है, एक्रोसोम है। किसका, शुक्राणु का, ये शुक्राणु है, नर युग्मक। तो एक्रोसोम का कार्य क्या है, जब निषेचन होता है तो अंड कलाओं को भेजने का कार्य है। अंड कला, जो अंडे की कलाएं होती हैं, झिल्लियां होती हैं, उनके अपघटन का कार्य करती है, क्योंकि इसमें एंजाइम भरे रहते हैं, ध्यान रखनी है। तो एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी काय के द्वारा होता है, ध्यान रखें। इसके बनने की प्रक्रिया क्या है, इसमें बनने की प्रक्रिया यह है कि प्रारंभ में सिस्टर्नी चारों ओर से वेसिकल को घेरे रहती हैं, कई सारी वेसिकल होती हैं, और सिस्टर्नी भी काफी सारी लेयर होती हैं सिस्टर्नी की। तो ये सिस्टर्नी इन्हें घेरती हैं, गोल्जी काय की सिस्टर्नी। एक्रोसोम निर्माण की प्रक्रिया यह होती है, और ये वेसिकल हैं, धीरे धीरे सिस्टर्नी नष्ट हो जाती हैं और इनमें से एक केंद्रीय वेसिकल बड़ी हो जाती है, और जिसमें एक सघन कण विकसित हो जाता है, जिसे एक्रोसोमल कणिका कहते हैं, जिसे वास्तव में देखा जाए प्रो एक्रोसोमल कणिका कहते हैं। और बाद में ये वेसिकल छोटी छोटी भी नष्ट हो जाती हैं, और ये प्रो एक्रोसोमल जो कणिका है ये इसमें जमा हो जाता है, और ये संपूर्ण संरचना
एक्रोसोम का रूप धारण कर लेती है, जो कि एक टोपीनुमा संरचना है, जो कि वास्तव में शुक्राणु के शीर्ष पर पाई जाती है और इसके नीचे केंद्रक होता है। तो ये केंद्रक है शुक्राणु का। तो शुक्राणु के शीर्ष भाग में एक कैपनामा संरचना जो रहती है उसी को हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम। वो किसकी बनी रहती है, वेसिकल की बनी रहती है। उसमें एक कण रहता है, एक्रोसोम कण, ध्यान रखें। तो ये इस प्रकार बनती है। तो मैं पूछेगा क्या एक्रोसोम बना होता है गोल्गी काय का कौन से भाग से, वेसिकल से, ध्यान रखनी है, गोल्गी काय के वेसिकल से बनता है। नंबर 6, प्रोटीन स्राव। प्रोटीन स्राव। इसमें प्रोटीनों का क्या होगा, स्राव होगा, अर्थात कोशिका से बाहर निकाली जाएंगी। जैसे ध्यान रखनी है, सबसे पहले केंद्रक क्या करेगा, केंद्रक का जो डीएनए है वो कोई प्रोटीन बनाएगा जो कि अंतःप्रदब्बी जालिका, अर्थात ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आएगा और उसके बाद वो आएगा गोल्गी काय में। ध्यान रखें। तो ये जो प्रक्रिया होगी इसमें जैसे यहां हम दिखाते हैं, ये केंद्रक है और केंद्रक से ये सिस्टर्नी है अंतःप्रदब्बी जालिका की, और अंतःप्रदब्बी जालिका की सिस्टर्नी से वो आएगा गोल्जी की सिस्टर्नी में, और गोल्जी की सिस्टर्नी क्या करेगी, उन प्रोटीन अणुओं का क्या कर देगी, पैक कर देगी। ये पैक हो गई इन, और ये पैक जो होती हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, वेसिकल। तो प्रोटीनों की पैकेजिंग होगी। पैकेजिंग होने के बाद उन्हें बाहर, जैसे ये कोशिका झिल्ली के संपर्क में आएंगी तो उन्हें क्या कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। ध्यान रखने, केंद्रक से सिस्टर्नी किसकी, अंतःप्रदब्बी जालिका की, और अंतःप्रदब्बी जालिका की सिस्टर्नी से गोल्जी की सिस्टर्नी में आएगा, और गोल्जी की सिस्टर्नी उसे पैक कर देगी वेसिकल के रूप में, और वेसिकल कोशिका झिल्ली के संपर्क में आकर उसे बाहर स्रावित कर देगी, बाहर निकाल देगी। इसी और यही प्रक्रिया क्या है, प्रोटीन स्राव कहलाती है। तो प्रोटीन बाहर निकाल दी जाती है। ध्यान रखें, ये प्रक्रिया होगी। यहाँ एक काम जरूर महत्वपूर्ण ध्यान रखें, यहाँ प्रोटीनों का जो निर्जलीकरण होता है वो गोल्गी काय में होता है। निर्जलीकरण अर्थात प्रोटीनों का सांद्रण होता है, प्रोटीनों में से जल को निकाला जाता है, अर्थात उनकी सांद्रता बढ़ जाती है। तो निर्जलीकरण का कार्य कहाँ होगा, गोल्गी की सिस्टर्नी में। तो गोल्गी की सिस्टर्नी में निर्जलीकरण का कार्य होगा, ध्यान रखें। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है सिस्टर्नी है, ये ईआर की सिस्टर्नी है और ये गोल्गी की सिस्टर्नी है। ध्यान रखें, सिस्टर्नी है दोनों की।
चलो विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं अन्य कार्यों के बारे में। ग्लाइकोलिपिड का संश्लेषण। ग्लाइकोलिपिड का संश्लेषण। बंद है, पहले से बंद है, अब करके चलेगी शायद। बच्चों, कल की क्लास, कल का मटेरियल आगे बढ़ाएंगे।